देखो भैया, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। इसके पहले कि हमारा दिमाग बाउंस हो जाए, आटा माजी सटक जाए, उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने दिमाग की, यानी कि अपने भेजे की। ठीक है, और उसके साथ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं समन्वय। देखो यहाँ पर चैप्टर के नाम में क्या लिखा हुआ, नियंत्रण और समन्वय, यानी कि कंट्रोल। नियंत्रण माने क्या होता है, कंट्रोल। देखो तुम्हारे घर में क्या है कि तुम्हारा हेड ऑफ द फैमिली कौन है, जो हमारा वचन ही है, शासन कौन है, अरे पिताजी है ना। और उनके अगर पिताजी जिंदा हैं तो हो सकता है वो भी हो सकते हैं। और बाकी क्या होता है कि जैसे अब बच्चे हैं, उन्हें कुछ चाहिए, हाँ अब पापा से तो लग रहा है डर, लेकिन अगर पापा से कहेंगे तो मिलेगा नहीं, वो काम होगा नहीं, तो फिर वहां तक मैसेज कौन पहुंचाता है हमारा, तो आती है हमारी पिक्चर में हमारी माता जी, यानी कि हमारी मम्मियाँ। तो वो हमारे दोनों के बीच में कराती है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे परिवार में चलता है कि एक कोई है वो पूरा कंट्रोल करता है, वो सारी चीजें कंट्रोल करता है, सिर्फ दादागिरी ही नहीं, हमारी डिमांड्स भी तो वही पूरी करते हैं, हमारी सारी चीजें बैलेंस भी तो वही करते हैं। तो जो कंट्रोल है, जो मेन कंट्रोल जिसके हाथ में रहता है, वो हमारे फादर, और जो हमारे और हमारे फादर के बीच में थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलते हैं, वो हमारी मम्मियाँ। वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। एक तरफ से हार्ट अपना काम कर रहा है, लगातार लगा पड़ा है, एक तरफ से आपकी बॉडी में श्वसन चल रहा है, वो लगातार चलता है, फिर कुछ ना कुछ चीजें आपकी बॉडी में टूट फूट हो रही है, आरबीसी उधर मर रही है, उधर बन रही है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो रहा है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ रही है, सब कुछ चलता रहता है एक साथ। तो ये सारी चीजें, ये सारे काम एक साथ कौन देखता है, ब्रेन देखता है। और ये सारी सबको मैसेज देना, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबको अलग अलग मैसेज जाता है कि अब तुम्हारा काम, मतलब पता कैसे चलेगा कि यार हमें भूख लग रही है, तो ठीक है हमने खाना खा लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यार हमें भूख लगी है, उसके लिए तो कुछ बताने वाला होना चाहिए ना। जब इंसान कोमा में चला जाता है तो क्या हो जाता है, उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बाकी चीजों का वो नहीं होता है कि हाँ वो उसका किडनी फेल हो गया, ये अलग अलग है, सेपरेट बीमारियां हैं। तो ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है तो सारी चीजें काम करना बंद कर देती है, सबका काम खत्म, क्योंकि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। तो इसलिए जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है। सिस्टम मतलब ऐसी चीज, ऐसा पूरा जाल जिसमें कि एक भी अगर कोई भाग काम नहीं करेगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, पूरा जो उसका क्रियाविधि है वो खत्म हो जाएगी, वो सिस्टम है। ठीक, तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो ब्रेन होता है हमारा, वो सारी चीजों को नियंत्रण करता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है और सारी चीजों को रेगुलेट करता है। और वो किसकी मदद से करता है, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो हम सेकंड हाफ में पढ़ेंगे। ठीक है, वो सबको मैसेज देती हैं, वो सबको बताती है कि भाई साहब आपके लिए ये आया है, ये ट्रिगर करती है कि भाई साहब उठो, तुम्हारा काम हो रहा है, अब तुम्हारा रोल आने वाला है पिक्चर में, चलो शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, अच्छा सबसे मेन पार्ट तो हमारा ब्रेन होता ही है, लेकिन आपने पिक्चर में देखा है मुंडी घुमाओ तो आदमी मर जाता है। तो यार मुंडी घुमाने से आदमी कैसे मर जाता है, मतलब कि गर्दन में कुछ लोचा है ना, यानी कि हमारे गर्दन में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका कनेक्शन टूटने से सब कुछ कहानी खत्म हो जाती है। तो देखो ब्रेन तो हमारा सर यहाँ पर है, हाँ हमारी खोपड़ी ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपरी माले पे भगवान ने ब्रेन दिया है। ठीक है, हर चीज से ऊपर है दिमाग। ठीक, लेकिन कहानी खत्म हो रही है गर्दन से, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो सारी चीजें खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक, तो फिर इसका मतलब कोई और भी है कहानी में। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के बाद भी हमारी पूरी बॉडी में कोई और भी है। वो कौन है, वो ब्रेन से निकल के जो हमारी पूरी बॉडी तक जाता है, यानी ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो हमारी मेरू रज्जु, जो हमारी जो हड्डी होती है, इसके अंदर अंदर ना एक बारीक सा कैनाल जैसा होता है, गुफा जैसी होती है, उसके अंदर अंदर से नर्व्स कहीं होती है, वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके भी कई पार्ट हैं, है ना। तो देखो, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं, कैसे क्या इसका कार्य है। ठीक, तो सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र है, इसको नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक, जो तंत्रिका तंत्र है इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे मेन होता है, सबसे जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में इतनी देर से मैं बकबक कर रही हूँ, वो है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन है, उसमें क्या है हमारा ब्रेन। ठीक, और उसके बाद जो ऐसे करने पे खत्म हो जाते हो, इसका मतलब है कि इसकी भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये 2 चीजें हमारी रखी गई है मेन तंत्रिका तंत्र में, एक है ब्रेन और एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसके बाद जो है हमारा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि तो आपने पढ़ी होगी, सर्किल के किनारे किनारे जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परिधि तो बोलते हैं। जो आप एक गोला बनाओ तो गोले में जो किनारे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि तो बोलते हैं। तो परिधि मतलब किनारे किनारे वाला। अब किनारे किनारे वाला तंत्रिका तंत्र का क्या मतलब हुआ,
मतलब यहाँ ये है कि जो ब्रेन है, ठीक है, आपका खोपड़ी, ठीक, और खोपड़ी के अंदर है ब्रेन। अभी देखो हम खोपड़ी की भी बात करेंगे, ठीक है। देखो आपका ये सिर है और सिर के अंदर है ब्रेन, ये है आपका ब्रेन, ठीक है। बहुत ही पजल्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें चलती रहती है। और इसके पीछे से जो गर्दन के पास से जो ये नीचे गई है रीढ़ की हड्डी, उसमें है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब क्या है, ब्रेन यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से कैसे काम करेगा, कोई क्या वाइब्रेशन चल रही है, नहीं, यहाँ से बहुत सारी तंत्रिका निकली होती है। अब यहाँ पर आती है बारी न्यूरॉन की, ठीक। जो तंत्रिका तंत्र है, इससे कई सारे नर्व्स निकले होते हैं, ठीक। ब्रेन के चारों तरफ से जो निकली होती है नर्व्स, वो होती है 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी नर्व्स निकली होती है हमारी ब्रेन से, जो हमारे पूरे शरीर में जाती हैं और वो सारा काम करती हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारी 33 जोड़ी जो होती हैं वो नसें निकली होती हैं। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा ब्रेन है वो तो यहाँ पर है, ठीक है। इस ब्रेन के चारों तरफ देखो खोपड़ी है, खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, एकदम हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान ने पहले से हमें हेलमेट पहना के भेजा, उन्हें भरोसा नहीं था हमारे ऊपर, फिर भी आपको सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि देखो अच्छा आप देखो ये चीज नोटिस करो कि कोई भी सड़क या कहीं भी जा रहा हो, यातायात के जो रूल है उसमें यही बनाया गया कि आप हेलमेट जरूर पहनिए, है ना। तो मतलब कि हेलमेट जरूर पहनिए, हाथ पैर तो आपका कोई वो नहीं है। मैंने श्वसन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो डायफ्राम होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सांस नहीं चलेगी तो हम मर जाएंगे, और डायफ्राम की वजह से हमारी सांसें चलती है, क्योंकि डायफ्राम अप डाउन होता है, उसकी वजह से एक सख्त करने के लिए हमें प्रेशर बनता है, उससे हम सांस लेते हैं। तो अगर हमारा डायफ्राम जैसे कभी कभी होता है एक्सीडेंट हो गया और कहीं चोट नहीं है, फिर भी इंसान मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। कैसे? कभी कभी होता है डायफ्राम में बहुत तेज चोट लग गई, सामने से बहुत तेज चोट लगी। और डायफ्राम क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ है, पास्थी का बना हुआ है, जैसे हमारे कान बने हैं, जिसकी हमारी नाक बनी हुई है। तो ये क्या है, ये हड्डी नहीं है, और ये स्किन जैसे बहुत सॉफ्ट है, मांस ही बहुत सॉफ्ट है, इसका भी नहीं है ये बहुत सॉफ्ट हो, और हड्डी भी नहीं है कि बहुत हार्ड हो। तो जब अचानक से कोई बहुत तेजी से चोट लगती है तो ये पॉसिबल है कि वो हमारे पेट में या डायफ्राम में आके लग जाए और डायफ्राम हमारा डैमेज हो जाए। और अगर हमारा डायफ्राम टूट गया है तो आप बताओ आप सांस कैसे लोगे? जब आपका वो सिस्टम ही नहीं, पंपिंग सिस्टम ही नहीं चल रहा है, तो आप सांस ले ही नहीं पाओगे। जब सांस ही नहीं चलेगी तो आप कितनी एनर्जी होगी? सांस अगर बंद नहीं ले पा रहा है इंसान तो मर ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब जो यातायात के रूल्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, हेलमेट लगा के चलिए। मतलब आपका बाकी बॉडी का नहीं, वो ये भी तो कह सकते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनिए, Z2 आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो कहते हैं हेलमेट लगा के, मतलब उन्हें भी ये रहता है कि देखो जो ब्रेन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन रिपेयरेबल कंडीशन है भाई। एक बार जो आपको भेजा दे दिया गया, अब उसी से आपको पूरी जिंदगी बितानी है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, न 19 न 20 काम न जाए। देखो आपकी जो ब्रेन है उसमें जो नर्व्स होती हैं जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, वो न्यूरॉन में क्या होता है कि कोई सेल डिवीजन नहीं होता। वो एक बार जो बन गई, पैदाइश में जितना आपके भगवान ने आपके हिस्से में दिमाग दे दिया, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1400 ग्राम ही रहेगा, 1350 से 1400 ग्राम होता है ब्रेन का वजन, वो उतना ही रहेगा। लेकिन वो ताउम्र उतने ही न्यूरॉन्स रहेंगे आपके पास, वो कभी भी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती जिंदगी भर। देखो जब बच्चा छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है फिर बड़ा होता है, इसका मतलब है कि जो साइज कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी सेल्स बन रही है, उसकी सेल्स डिवीजन हो रहा है, उसमें नई नई कोशिकाएं बन रही है, नए नए ऊतक बन रहे हैं, तभी तो उसका साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन खोपड़ा बड़ा होता है क्या? नहीं, वो पूरा। अब आप कहोगे बच्चा इतना छोटा था, इसका मुंह तो इतना छोटा था। अभी मैं मुंह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिमाग की बात कर रही हूँ। जो दिमाग होता है, जो उसका ब्रेन होता है, वो उसमें जितनी सेल्स होती हैं, जितनी पैदा होता है, और जब तक वो मर नहीं जाता वो उतनी ही रहती है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो नर्व सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनमें जो केंद्रक होता है उसमें सेंट्रोसोम होता है। अब सेंट्रोसोम की क्या जरूरत है यहाँ? जो सेंट्रोसोम होता है वही तो सेल डिवीजन करता है, उसी की वजह से डिवाइड हो के सेल की संख्या बढ़ जाती है ना। तो जब सेल की जब यानी कि हमें विकास करना होगा तो हमें ज्यादा सेल चाहिए, ज्यादा कोशिकाएं चाहिए, और जो कोशिकाओं का विभाजन है वो कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। और वही सेंट्रोसोम जो होता है वो न्यूरॉन्स में नहीं होता। तो जब वो चीज उस न्यूरॉन्स में है ही नहीं तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं, और जब सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो उनकी संख्या बढ़ेगी ही नहीं। इसका मतलब कि इंसान जब से पैदा होता है तो जितनी नर्व सेल्स, जितने न्यूरॉन्स उसको मिल जाती है, वो मरते दम तक उतनी ही रहती है, उनकी संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है पूरी जिंदगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। चलिए, अब इसकी सुरक्षा इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक।
तो इसकी सुरक्षा के लिए मदर नेचर ने हमें क्या दिया है, एक खुद का हेलमेट। हेलमेट को हम, वो हेलमेट किससे बनाते हैं, कई सारी हड्डियों से बनाते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम की जो हड्डियां होती है वो 8 हड्डियां होती है, वो जुड़ के रेशेदार जॉइंट होते हैं, वो उसमें जुड़े होते हैं और उससे वो पूरा कवच बनता है। तो देखो आप ये भी नोटिस करो, जो आपका ब्रेन है वो यहाँ से तो पूरा कवर्ड है, और जब पीछे जाता है देखो मुलायम सा, वहां हड्डी नहीं है जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है वहां पर, क्योंकि वहां पर से वो दूसरा अंग वहां पर जुड़ना था, इसलिए वहां पर थोड़ा सा उन्होंने जगह छोड़ रखी है, वो एक गड्ढा टाइप का है, तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है, इसलिए वहां हड्डी से कवर्ड नहीं है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हड्डी से कवर्ड है, इसको क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये हो गए। अब उसमें से आपको 12 जोड़ी नर्व्स निकली हुई हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। यहाँ तक तो हो गई हमारे ब्रेन की बात। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर हड्डी नहीं है, इसलिए जब देखो कहते हैं ना पीछे नहीं मारना चाहिए, पीछे मारना छोटा दिमाग होता है ना, पीछे मारोगे तो पीछे छोटा दिमाग होता है, इसलिए देखो ब्रेन के तो 3 पार्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पीछे इसलिए नहीं मारना चाहिए क्योंकि पीछे आगे तो क्या हड्डी से कवर्ड है, आप मारोगे तो वो हड्डी पे आएगा, सीधा ब्रेन पे नहीं लगेगा, लेकिन पीछे हड्डी नहीं है, तो अगर आप मारोगे तो वो झटका ब्रेन तक पहुंच सकता है ना। हल्का फुल्का मारोगे तो चलो ठीक है, चल जाएगा, ब्रेन झेल लेगा, लेकिन आप जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, एक लकड़ी ली और बड़ा से पीछे से मारे और वो पहुंचे चित्रगुप्त के पास, तो वो क्या दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो पीछे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है वो कवर्ड नहीं होता, तो वो जब आप बहुत तेजी से मारोगे वो ब्रेन पे जाके लगता है, और अगर ब्रेन पे जाके लगता है तो ब्रेन मतलब कॉन्शियस खो देता है, वो उसका सिस्टम पूरा हिल जाता है, और फिर वो आदमी अगर वो काम करना बंद कर दिया दिमाग ने तो फिर तो कहानी खत्म ही है। तो मैंने पहले ही बताया, इसलिए कहते हैं पीछे छोटा दिमाग होता है, वहां नहीं मारना चाहिए किसी को, यहाँ पर बहुत तेज से नहीं मारना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप बहुत तेज से मारोगे तो उसकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वो बहुत साइंटिफिक होते हैं। हाँ, तो फिर अब हमने यहाँ तक जान लिया कि हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व्स निकली होती हैं जो कि पूरे शरीर को कंट्रोल होती हैं। ब्रेन को सुरक्षा देने के लिए क्रेनियम की सुरक्षा कवच होता है जिसमें 8 बोन्स होती हैं जो रेशेदार जोड़ से जुड़ा होता है। अच्छा, उसके नीचे एक झिल्ली होती है, मतलब हड्डी के नीचे डायरेक्ट ब्रेन नहीं होता, नहीं तो उसमें रगड़ सकता है, टच हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन ना, तो उसको जो है मेनिंजाइटिस की झिल्ली चारों तरफ से उसको कवर्ड किया रहती है, वो हड्डी और ब्रेन के बीच में होती है, वो उसको सुरक्षा देने के लिए जो होती है। ठीक है, तो अब इतने आराम से, इतने सुरक्षित तरीके से भगवान ने आपको 1.5 किलो का भेजा दिया है, तो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना तो बनता ही है ना बॉस। तो देखिए, हाँ, अब ब्रेन का वजन कितना होता है, 1350 से लेके 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो 1.5 किलो का भेजा लेके घूम रहे हो तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। ओके, तो फिर यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारी कितनी जोड़ी होती हैं तंत्रिकाएं, वो होती है 33 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड हमारी यहाँ से लेकर नीचे तक रीढ़ की हड्डी तक होती है, तो वहां पर जो है साइड में वो 33 उसमें छोटी सी लगी होती हैं जो हमारी पीछे की मेन रज्जू होती है, और इसी से हमारी सारी नसें निकली होती है। 33 नसें निकली होती हैं जो पूरे बॉडी में गई होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कंफर्म। अच्छा, जब हमारा ब्रेन सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड की क्या जरूरत है। देखो यार, कोई चीज अगर काम की नहीं होती है तो वो तो फिर अवशेषी होकर खत्म हो जाती है। मैंने आपको पाचन वाले चैप्टर में अपेंडिक्स का एग्जांपल दिया ही था, है ना, कि अपेंडिक्स जो होती है वो हमारे में भी होती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है, वो पहले होती थी, क्योंकि पहले क्या जानवरों में अभी भी बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होती है, क्योंकि वो होती किस लिए, वो सेलुलोज के पाचन के लिए होती है। सेलुलोज क्या होता है, जो हरी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर सुरक्षा के लिए कार्बोहाइड्रेट का एक कंपाउंड होता है, वो उसको जो है कवर करके रखता है सुरक्षा के लिए। वो डायरेक्ट सनलाइट में होती है, डायरेक्ट वातावरण की उसमें होती है ना, इसलिए सुरक्षा के लिए वो ऊपर एक सेलुलोज की लेयर होती है, वो बहुत हार्ड होती है, उसे डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है। देखो आप सब्जी में पकाते हो, जैसे टमाटर पकाते हो, आलू अंदर से तो पूरा भरता हो जाएगा, लेकिन उसका जो कवर होगा वो वैसा ही रहता है। उसको छीलोगे तो वो पूरा निकलेगा, टमाटर को पूरा छीलोगे तो पूरा निकलेगा, बैंगन उबालते हो छीलोगे वो पूरा वो डैमेज नहीं होता। तो दैट इज सेलुलोज, वो बहुत उसको पचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसी के लिए अलग से जो है अपेंडिक्स है। तो वो जो है जानवरों में तो वो इसलिए वेल डेवलप्ड है, पर हम कौन सी कच्ची घास या घास फूस पेड़ पौधे खा रहे हैं। हम पहले खाते थे, तो पहले हुआ करता था, अब नहीं खाते, तो वो धीरे धीरे उसका काम खत्म हो गया, तो वो अवशेषी अंग हो गया, छोटा सा है अभी भी, ठीक, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। वैसे ही अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो उसका काम जरूर है। उसका काम क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो तो मतलब फुल फ्लेज काम करता है, पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका सब्स्टिट्यूट है। मतलब कि जैसे ब्रेन कहीं बिजी है, सपोज कीजिए कि आप सपने देख रहे हो, बैठे बैठे ही सपने देख रहे हो, खो गए हो कहीं, ठीक है, अब ब्रेन तो आपका कहीं और चला गया, दिमाग तो कहीं और चला गया कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना। अब क्या है कि अब उसी बीच में अगर कोई अचानक से आपकी उंगली ले जाके चाय में डुबो दे तो ब्रेन बिजी है, लेकिन आपको पता चल जाता है मैं तो जल गया, पता चल जाता है ना। या कोई आके पीछे से मारे, डर जाते हो, तो वो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, ब्रेन तो कहीं और बिजी है। वो रिएक्शन जो होता है वो आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से।
स्पाइनल कॉर्ड जो होती है तब एक्टिव रहती है जब हमारा ब्रेन थोड़ा किसी और चीज में बिजी है, ठीक है। जैसे कहीं किसी के ख्यालों में गुम है ना। अब जैसे आप क्लास में मैम पढ़ा रही हैं और आपको बस याद आने लगा धीरे धीरे कहीं और, आपके अगल बगल वायलिन बजने लग रहे हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे से पीछे से किसी ने चौक मारी या मैम ने किसी ने चौक मारी, आप चौक जाते हो ना, हाँ वापस आ जाते हो, वहीं पे आ जाते हो। तो ये जो रिएक्शन आया वो कैसे आया, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो अचानक से जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और वो काम करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तब काम करती है जब हमारा ब्रेन कहीं डिस्ट्रैक्टेड है या कहीं खोया है या कुछ और काम में बिजी है। उस दौरान आपको अगर जरूरत पड़ रही है ज्ञान की, तो उस दौरान आपको चेतना की, ज्ञान की जो जरूरत पड़ती है उसको पूरा करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, जैसे आपने कोई चीज टच की और आपको तुरंत पता चलता है जल रहा, गर्म है। जैसे आप क्या है कि आप मान लो आप सामने देख रहे हो और पीछे से किसी ने स्विच को पता चल जाता है ना, तो वो कैसे पता चल जाता है, ना आपने देखा ना कुछ भी नहीं, वो रिफ्लेक्स एक्शन आता है, फट से वो पता चलता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। ब्रेन को एक्शन लेने में थोड़ा सा समय लगता है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत क्विक रिएक्शन देता है, तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन डिपार्टमेंट में है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। परिधीय की हम बात कर रहे थे, तो परिधीय क्या होता है, चारों तरफ, यानी कि जो चारों तरफ क्या फैला है, ब्रेन है, ब्रेन एक सर्टेन जगह पे है, स्पाइनल कॉर्ड है इसकी सर्टेन जगह, ब्रेन से जितनी जोड़ी 12 जोड़ी नसें निकली हुई हैं और स्पाइनल कॉर्ड से 33 जोड़ी नर्व्स निकली हुई हैं, ये जो नर्व्स निकली हुई है जो चारों तरफ फैली हुई है, ये है परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि वो चारों तरफ फैली हुई है, ब्रेन से जो निकली हुई है वो चारों तरफ फैली हुई है, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है वो ऐसे ऐसे करके पूरे फैली हुई है, तो उसको बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र। इन सारी जो तंत्रिकाएं जो फैली हुई इनको मिला के, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, देखो इसमें ये होता है कि परानुकंपी अनुकंपी है, दो इसकी रिएक्शंस है, दो इसके एक्शंस है। इसमें क्या है कि कुछ नर्व्स यहाँ से हमने ले ली है, कुछ ब्रेन वाली और कुछ तंत्रिका तंत्र वाली जो ये काम करती है। जैसे अनुकंपी क्या होती है, परानुकंपी होती है जैसे विपरीत परिस्थिति हो जाए, जैसे मान लो कि आप पढ़ के गए हो खूब बढ़िया से मस्त से साइंस और हाथ में पेपर आ जाए मैथ्स का, तो क्या हो, तो जो होगा ना वही परानुकंपी है। आपको पसीना आने लगेगा, आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी कि हे भगवान अब इस बार बचा लो, अगली बार से जो है ढंग से काम करूंगा, है ना। तो वो सारी चीजें, आप गला सूखने लगेगा और आपको चक्कर आने लगेंगे, तो वो सब क्या होती है, परानुकंपी। फिर उसके बाद मान लो सपोज करो थोड़ी देर बाद टीचर कहते हैं कि अरे गलती से मैंने ये साइंस का पेपर दे दिया, ये जो है 9th का था और आपका तो मैथ्स का ही पेपर है, तो क्या होगा, आप फिर रिलैक्स हो जाओगे, आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, आपकी आंखें नॉर्मल हो जाएंगी, पसीना धीरे धीरे सूखने लगेगा और दिल धीरे धीरे धड़कना कम करेगा, तो वो होती है अनुकंपीय क्रिया, है ना। तो फिर आप देखोगे कि अरे हाँ ऊपर तो क्लास 9th लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही क्लास लिखा होता है, लेकिन आपने क्या है पेपर देखा फटाफट की कौन से क्वेश्चन आए और देखते ही पता चला अरे पढ़ के आया था मैथ्स और ये तो है साइंस का पेपर। तो ये ऐसी कंडीशन में तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और स्पाइनल कॉर्ड तो दिमाग की और स्पाइनल कॉर्ड की जो थोड़ी बहुत नसें होती हैं उनको मिला के हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है, जो इमरजेंसी में हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। इमरजेंसी में हमारी बॉडी को कंट्रोल करना पड़े तो वो होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अच्छा, अब तंत्रिका तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि ये होती है तो वो न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन्स तो कम से कम जो उसकी मेन फंक्शनल यूनिट है उसको तो जान लें। तो अब हम जानेंगे कि मेन हीरो कौन है, ठीक है। हीरो की एंट्री थोड़ा लेट होती है। तंत्रिका तंत्र की जो बेसिक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। अब हम जानेंगे न्यूरॉन होता कैसा है। देखो न्यूरॉन में क्या होता है, ऐसे से करके डेंड्रॉइड निकला है, ठीक है, इसका नाम है भाई साहब। अब ये ना सोचो कि सब इंग्लिश में ही बताया जा रही है, अंग्रेजी तो हमें आती भी नहीं है ना। अब नाम है तो नाम तो जानना ही पड़ेगा, किसी का नाम है राम मुहूर्त तो नाम याद रखना ही पड़ेगा ना। अब देखो ये जो हमने निकाले हैं खतरनाक से एंगल, ये होते हैं डेंड्रॉइड, ठीक है, इसका नाम होता है डेंड्राइट, हाँ। और बीच में इसके होता है केंद्रक, ये है केंद्रक, इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये होता है एक्सॉन, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और यहाँ पर होता है नर्व एंड, ठीक, यहाँ ये हमारा नर्व एंड है और ये पूरी हमारी है न्यूरॉन, ठीक। अब इसमें क्या है कि ये डेंड्रॉइड है और ये नर्व एंड है, यहीं पर दूसरी की डेंड्रॉइड लगी होती है, दूसरी नर्व की डेंड्रॉइड यहाँ पर लगी होती है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आप समझोगे कैसे कि ये कैसे काम करता है।
तो अब ऐसे ही एक दूसरे से पूरी न्यूरॉन जुड़ी होती है। न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक ये बाहर डेंड्रॉइड होता है, एक बीच में न्यूक्लियस और एक ये इसकी बॉडी होती है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। ये है नर्व का एंड, ठीक। और यहाँ ये जो नर्व एंड है ये दूसरे के डेंड्रॉइड से जुड़ा होता है। अब इसमें जो सूचना प्रवाहित होती है, जो आपके ज्ञान आपको दिया जा रहा है कि अब खाना खाना है, अब हमें इश्क लड़ाना है, तो वो कैसे चलता है, वो यहाँ पर आती है सूचना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है और फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब आप कहोगे कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्ञान कैसे फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ पर होती है सिनेप्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, जिस यहाँ से लेके यहाँ तक सूचना किसके द्वारा जाती है, सोडियम के द्वारा। यहाँ पिक्चर में आता है बहुत मेजर रोल सोडियम का। अब सोडियम की कहानी जानते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ से यहाँ बीच में खाली जगह है, यहाँ से यहाँ सोडियम इसका पहुंचा रहा है सूचना, ठीक। अब क्या होता है, जैसे देखो आप कभी क्या होता है कि गर्मी बहुत लग रही है, आपके शरीर से पानी निकल गया है, तो आपको आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना, तो क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। और पानी के साथ साथ क्या निकल जाता है, सॉल्ट, है ना। तो जब ग्लूकोज घोलते हैं तो उसमें पानी, चीनी और नमक भी डालते हैं, है ना, और जब उसको पीते हैं तो फिर बॉडी में दोबारा जान आ जाती है। तो फिर यहाँ पर होता क्या, देखो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बॉडी से बहुत ज्यादा पानी निकलता है तो डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन चक्कर भी आता है। चक्कर यानी कि आप चक्कर आने का क्या मतलब है, आपका ब्रेन जो है काम नहीं कर रहा, आपका ब्रेन समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ब्रेन में जो सूचना का प्रभाव होता है उसमें मेजर रोल होता है सोडियम का, ठीक है। और सोडियम क्या है, आपको जब बॉडी गर्म हो रही है तो पसीने के साथ साथ सोडियम भी निकल रहा है, सॉल्ट भी निकल रहा है। तो जब सॉल्ट बाहर निकल जा रहा है तो सॉल्ट की क्या हो गई है, कमी, यानी कि किसकी कमी हो गई है, सोडियम की। और जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो सूचना प्रॉपर प्रवाहित कैसे हो पाएगी, है ना, क्योंकि एक से दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, सोडियम की। और हमारी बॉडी से सोडियम पसीने के साथ बाहर निकल जा रहा है, तो सोडियम की हो गई है कमी। और अगर सोडियम की कमी हो गई तो सूचना बहुत अच्छे से दूसरे न्यूरॉन में प्रवाहित नहीं हो पा रही। तो ब्रेन क्या हो रहा है, ब्रेन चकमका रहा है कि हो क्या रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे सूचना प्रॉपर मिल नहीं पा रही। इसीलिए जब आप ग्लूकोज पाउडर बनाते हो, ग्लूकोज का पानी बनाते हो, तो उसमें वाटर होता है, उसमें शुगर होता है। शुगर इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी से एनर्जी भी जा रही है ना, और उसमें एक चुटकी नमक भी होता है। नमक किसके लिए होता है, वो इसी के लिए होता है, वो बॉडी में जो सोडियम है वो आपके ब्रेन के लिए जरूरी है। तो जब आप उसको ग्लूकोज पानी पिलाते हो तो हाँ अब जान आई, अब कुछ समझ में आ रहा है कि इसी दुनिया में हूँ, है ना। वो कैसे, वो सोडियम ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन को प्रॉपर सोडियम मिल गया, तो वो प्रॉपरली काम करना, सूचना प्रवाहित करना शुरू कर दिया, उसे प्रॉपर समझ में आने लगा। इसीलिए जब बहुत ज्यादा शरीर से पानी निकलता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग सी लगने लगती है। और जब आप ग्लूकोज में थोड़ा सा नमक डाल के पी लेते हो तो बॉडी का जो है सारी चीजें, मतलब पानी की कमी पूरी हो गई, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी लॉस हुई उसकी कमी पूरी हो गई, और सोडियम की भी कमी पूरी हो गई, तो हमारा ब्रेन भी प्रॉपर काम करने लगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कि हमारी सूचनाएं कैसे प्रवाहित होती हैं, इलेक्ट्रिक वेव की तरह हमारी सूचनाएं प्रवाहित होती है ना। अच्छा, अब हम ब्रेन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे ब्रेन में देखो 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क, एक होता है मध्य वाला, ठीक, आगे का, मध्य में और पीछे, ठीक। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम बहुत बड़ा पार्ट होता है, हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये हमारी याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए और नई नई चीजें जानने के लिए, साइंटिफिक अप्रोच के लिए, इन सब चीजों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए सेरिब्रम भी जिम्मेदार होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका ब्रेन का सेरिब्रम वाला पोर्शन कमजोर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस ये वाला जो पोर्शन होता है वो ब्रेन का 66% होता है, और इसका काम क्या होता है, यही मेमोरी से रिलेटेड होता है, उसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। और अर्ध मस्तिष्क में दूसरा पार्ट होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, जो हमारे बाहर का वातावरण है, गर्मी है, सर्दी है, अच्छा है, बुरा है, और हम मतलब समझ पा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन हमें फूल दे रहा है, कौन हमें चाटा लगा रहा है, कौन हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, कौन हमें अच्छा लग रहा है, कौन नहीं अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें हमारा थैलेमस डिसाइड करता है, ठीक। और यही जो है बाहरी चीजों के लिए थैलेमस डिसाइड करता है, और अंदर के लिए कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस। बहुत ही थोड़ा सा अंतर है नाम में, और काम भी लगभग बाहर चीजों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठंडा, गर्म, बरसात, सुंदर, बदसूरत, ये सारी चीजें थैलेमस डिसाइड करता है। और वही चीज अंदर के लिए, बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना, बॉडी के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, हमारा हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमें प्रेम आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें अंदर में जो चेंज होता है उसको कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखो जो थैलेमस, अब जो लोग जो थोड़ा दवा के ही रूप में लेते हैं सोमरस, तो उनको फिर समझ में नहीं आता है, वो समझ में इसीलिए नहीं आता है क्योंकि उनका थैलेमस काम करना बंद कर देता है, ठीक है।
तो उनको फिर चाहे कहीं भी पड़े रहे, नाली में भी पड़े रहे, कुत्ता भी चाट रहा है तो उन्हें नहीं समझ में आता। वो तो सुबह पता चलता है कि यार मैं इस स्वर्ग में आया कैसे हूँ, मतलब ये नाली वाली में पड़ा कैसे हूँ। तो फिर वो अगर सेरिब्रम सपोर्ट करता है तो फिर याद आ जाता है, नहीं तो फिर तो चलता ही रहता है। ये सब तो वो माया है। मध्य मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरा होता है और सेरिब्रल होता है। कॉर्पोरा का काम होता है देखने और सुनने से रिलेटेड, यानी कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे कोमा में क्या आंखें खुली होती है, नहीं दिखाई तो सब दे रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता क्योंकि ब्रेन नहीं काम कर रहा है। तो ब्रेन का कॉर्पोरा वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा होता। और कॉर्पोरा क्या, देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, और सुन रहे हो तो क्या सुन रहे हो, अच्छा तो मेरे ही बारे में बात हो रही थी। तो यही सब है, ये सब डिसाइड करता है कॉर्पोरा। और सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है, वही स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो वही बाईपास वाला सिस्टम। पश्च मस्तिष्क में भी 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जितना भी अंदर आपके चल रहा है, आपको कोई वो टेंशन नहीं है, आपने बस दबा के खा लिया, बाकी अंदर अपने आप काम हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, वो सब कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। यानी कि सारी जितनी भी अंदर की क्रियाएं, दिल धड़क रहा है, हजम, सांसें चल रही हैं, हृदय काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, माशय काम कर रहा है, वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा दिखता है। और सेरिबेलम क्या करता है, आपको बैलेंस करता है। यानी कि जब आप शराब वराब पी लेते हैं तो जो आपकी मस्तानी चाल हो जाती है तो वो सेरिबेलम पे ही डिपेंड होता है, वही आपको बैलेंस कर। मैं अपना हाथ उठा रही हूँ, रख रही हूँ, अपने इधर उधर घुमा रही हूँ, अपनी सर घुमा रही हूँ और फिर भी बैलेंस हूँ, है ना, तो वो सब सेरिबेलम की वजह से। और जो अपना बैलेंस खो देते हैं, कुछ नशा वशा कर लेते हैं, उनका सेरिबेलम उतनी देर काम नहीं करता है। इसीलिए वो ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन सा पार्ट ऐसा होता है, तो वो सेरिबेलम होता है। तो छोटे बच्चे होते हैं नहीं, जल्दी गिर जाते हैं, तो क्योंकि उनका ब्रेन अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, हाँ, तो वही सेरिबेलम की बात है। तो इस तरह से हमने जाना कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं और ब्रेन का कैसा काम होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, उसको कौन कमांड करता है, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि समन्वय कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है।